बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 12th क्लास इल्मुल तालीम के लेक्चर में खुश आमदीद। चैप्टर नंबर 1 है हमारा बरसगीर मुसलमानों की तालीम। उसका एक उन्वान हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टार्ट किया था। बरसगीर में निज़ाम तालीम के नुमायाँ पहलू, जिसमें से एक पहलू मकासद तालीम हमने स्टडी कर लिया था और आज हम पढ़ने लगे हैं निसाब तालीम, यानी कि बरसगीर में निज़ाम तालीम जो चल रहा था उसमें निसाब तालीम क्या था, यानी कि तालीम का निसाब कौन कौन सा था, कौन कौन से सब्जेक्ट्स उसमें पढ़ाए जाते थे। तो ज़्यादा फोकस जो था वो कुरान हकीम को मरकज़ी हैसियत हासिल थी। ठीक है, जो भी ज़ाहिर सी बात है अब मुसलमान वहाँ पर तालीम हासिल कर रहे थे, तो उस वक्त भी जो मरकज़ी हैसियत हासिल थी वो कुरान हकीम की तालीम थी। यानी कि सबसे पहले एक मुसलमान पर फ़र्ज़ था कि वो पहले कुरान हकीम को स्टडी करे, उसको अच्छी तरीके से समझे और फिर उसके अलावा किसी और सब्जेक्ट या निसाब की तरफ जाए। इसके अलावा भी तफसीर पढ़ाई जाती थी, हदीसें पढ़ाई जाती थी और फ़िक़्ह के बारे में स्टडी करवाया जाता था। अख्तियारी अच्छा ये थे लाजमी मज़ामीन, यानी कि कुरान हकीम को मरकज़ी हैसियत हासिल थी, तफसीर भी लाजमी थी, हदीस भी और फ़िक़्ह भी। ठीक है, और अख्तियारी मज़ामीन में थे हिसाब, तिब और नजूम, यानी ये ऐसे मज़ामीन हैं 3 जो कि स्टूडेंट के अख्तियार में था कि वो इनमें से जो मज़मून जो है वो सिलेक्ट करके उनको स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, तो कुरान हकीम में जैसे कि मतलब हर बार इस बात पे ज़ोर दिया गया था कि आप ज़मीन और आसमान के अंदर जो है उसकी तह तक पहुँचे, उसको स्टडी करें। तो उस के लिए जो है जो मज़ामीन कुछ बताए गए वो मुशाहिदा कायनात पर थे, जो कि सारे क्या थे, साइंसी अलूम थे। ठीक है, फ़लसफ़ियाना अलूम ऐसे अलूम थे कि जिनमें मतलब फ़लसफ़ा के तौर पर किसी भी चीज़ के लेके तज्ज़िया करना, इस तरह करके यूँ करके ऐसे अलूम थे। ठीक है, इल्म नफ्सियात, अदब और अरबी ज़बान, यानी कुछ इल्म ऐसे भी थे कि जिनमें नफ्सियात उनको लेकर स्टडी की जाती थी। अदब मीन्स के मतलब जो लैंग्वेजेस होती हैं सारी उनको, और अरबी ज़बान जो है उसको लेकर स्टडी की जाती थी। ये तो थे मेन पॉइंट्स, ठीक है, जो कि निसाब तालीम को लेकर थे। अब क्या हुआ कि इन निसाब तालीम, अब ज़ाहिर सी बात है कुछ बहुत ज़्यादा अचानक से ही तो कोई बंदा जब स्टडी करने के लिए आता है तो उसको एक पूरी किताब पकड़ा दी जाए तो वो उसको सही तरीके से स्टडी नहीं कर पाएगा। ठीक है, उसके लिए मुश्किल हो जाएगी। तो क्या किया गया कि निसाब तालीम को 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया। एक उसका इब्तदाई तालीम का निसाब, सानवी तालीम का निसाब और आला तालीम। इब्तदाई मैंने स्टार्ट की, इसको हम देखते हैं। तो इब्तदाई तालीम में हम क्या पढ़ाया जाता था, हिसाब पढ़ा दिया जाता था और कुरान की इब्तदाई तालीम दे दी जाती थी। ठीक है, मज़हब के इब्तदाई असूल बताए जाते थे, यानी जो हमारा मज़हब इस्लाम है उसके इब्तदाई असूल बताए जाते थे, यानी कि दीन इस्लाम से जो आगाही की तरफ लेकर जाने वाले असूल थे ना, क्या क्या रूल्स रेगुलेशन हमारे मज़हब इस्लाम में है, किस तरह से उसको फॉलो किया जाता है, उनको स्टडी किया जाता है, वो सारा कुछ क्या है इब्तदाई तालीम के अंदर उसको तालीमी निसाब में उनको पढ़ा दिया जाता था। ठीक है, और चूँकि उस वक्त मुसलमानों की जो लैंग्वेज थी ना वो थी फ़ारसी, लोग ज़्यादातर फ़ारसी बोलते थे, तो इस वजह से इब्तदाई तालीम में जो ज़रिए तालीम था वो क्या था, फ़ारसी ज़बान थी। यानी कि अगर बच्चों को पढ़ाया जाता तो वो भी फ़ारसी ज़बान में पढ़ाया जाता, और जो भी उनके पास निसाब था, जो भी किताबें थी या जो भी चीज़ उनको स्टडी करवाई जाती वो फ़ारसी ज़बान में पढ़ाई जाती थी। इसके अलावा क्या होता था कि उस वक्त के जो मदारिस थे ना वहाँ पर मुस्लिम और गैर मुस्लिम इकट्ठे पढ़ते थे। ठीक है, को एजुकेशन थी। को एजुकेशन मीन्स के लड़के और लड़कियां इकट्ठे पढ़ा करते थे, गैर मुस्लिम भी और मुस्लिम भी। अच्छा, जो मुसलमान बच्चे थे उनके लिए जो लाजिम तालीम थी वो थी कुरान मजीद की तालीम। इसके अलावा गैर मुस्लिम जो बच्चे थे उनकी अपनी मर्ज़ी, वो अपने मज़हब को लेकर किसी किताब को स्टडी करना चाहते तो उनको ये जो इजाज़त थी। ठीक है, अच्छा, मुद्दत जो थी ना इब्तदाई तालीम की वो थी गैर मुतय्यन, यानी कि उसको मुकर्रर नहीं किया गया था कि जैसे कि अब है ना हमारा कि इब्तदाई तालीम यानी कि हो जानी चाहिए 5 सालों के 10 सालों के अंदर हो जानी चाहिए या 12 साल के अंदर हो जानी चाहिए। ठीक है, तो ये एक मुद्दत अब आके मुकर्रर कर दी गई है, लेकिन
उस वक्त क्या था, गैर मुतय्यन मुद्दत थी। गैर मुतय्यन से मुराद ये है कि जो भी निसाब दे दिया जाता था, यानी कि हिसाब हो गया हमारे पास, इसके अलावा मज़हब के इब्तदाई असूल जितने बता दिए गए थे, और जो भी वो सब्जेक्ट सेलेक्ट करते थे कुरान मजीद या इसके अलावा और भी कुछ अगर गैर मुस्लिम, तो उनको एक निसाब बता दिया जाता था कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये बातें आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है। अब उस बच्चे के ऊपर डिपेंड करता था कि वो उस बात को या उस चीज़ को कितने अरसे में कंप्लीट करता है, समझ लेता है, या जैसे कि एक कोर्स होता है हमारा, तो वो बच्चे के ऊपर मुनहसर होता था कि वो किस तरह से उसको कितनी मुद्दत में कंप्लीट करता है। यानी कोई मुद्दत नहीं दी हुई थी कि इतनी मुद्दत में ही आपने कंप्लीट करना है, अगर आप इतनी मुद्दत में कंप्लीट नहीं करते तो आपको प्रमोट नहीं किया जाएगा, ऐसा कोई असूल नहीं होता था, या फेल हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। ऐसे यानी मैं आप लोगों को एग्जांपल देती हूँ कि अगर इब्तदाई तालीम में बरसगीर में कोई बच्चा आता, ठीक है, उसको बता दिया जाता कि यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका निसाब है जिसको आपने कंप्लीट करना है, उसके साथ एक और बच्चा भी आया है, उसको भी वही निसाब बताया गया, लेकिन अगर जो सेकंड वाला बच्चा है वो जल्दी कर लेता है, वो निसाब कंप्लीट कर लेता है जल्दी, तो क्या किया जाता है, उसको अगले दर्जे में प्रमोट कर दिया जाता था। जबकि जो फर्स्ट वाला बच्चा अगर वो उसको देर लगा रहा है करने में, तो इसमें कोई वो दिक्कत नहीं थी, वो बेशक आराम से अपनी कंप्लीट करता जो भी निसाब था, और उसके बाद उसको नेक्स्ट दर्जा में प्रमोट कर दिया जाता था, ठीक है। ये तो हो गई इब्तदाई तालीम का निसाब, ठीक है। अब सानवी तालीम का यानी कि सेकंड तौर पर जो आती है वो, उसमें क्या पढ़ाया जाता था, ज़बानें और अदब वगैरह, ये सब कुछ पढ़ाना शुरू कर दिया जाता था। इसके अलावा और क्या पढ़ाया जाता था, ज़रूरियात ज़िंदगी के मज़ामीन, यानी कि ऐसे मज़ामीन जिनसे हम ज़िंदगी की ज़रूरियात जो हैं, जो हमें पता होनी चाहिए बातें, जिनसे हम कुछ मतलब माहौल के अंदर रह सकते हैं, या कोई दफ्तरी काम वगैरह या इस तरह कुछ कमा सकते हैं, तो इस तरह के कुछ ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा करने के लिए कुछ मज़ामीन थे जो कि सानवी तालीम का निसाब में शामिल थे, जिसमें क्या है, दफ्तरी व कानूनी अमूर, यानी कि दफ्तर का कोई काम वगैरह करना है, ऑफिस का छोटा मोटा वो मतलब सिखा दिया जाता था। इसके कवानीन सिखा दिए जाते थे कि किसी भी चीज़ के या किसी भी मुल्क के या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है या इदारा है, उसके कवानीन जो हैं वो किस तरह से होने चाहिए। एक माहौल के अंदर आप रहते हैं तो वहाँ कौन कौन से असूल व ज़वाबित हैं जिनको फॉलो करके आप उसमें रह सकते हैं, कामयाब हो सकते हैं, तो वो सारा कुछ किस निसाब में पढ़ाया जाता था, सानवी तालीम के निसाब के अंदर, ठीक है। इसके अलावा सानवी तालीम के निसाब के अंदर और क्या क्या शामिल था, कौन कौन से निसाब शामिल थे, अदब व इंशा, हिसाब, तारीख़, इखलाकियात, फ़िक़्ह और खुशनवीसी। अब मैं आपको वन बाय वन बताती हूँ। अदब व इंशा में से मुराद ये है कि जैसे अब वो हमारा एक आता है ना, हमारी बुक्स होती हैं जिसमें होता है हिस्सा इंशा, ठीक है, अदब व इंशा या ग्रामर इस तरह का, तो उसमें क्या होता है कि मतलब एक तो बताया जाता है ना कि फ़ेल, हाल, मुस्तकबिल और यूँ सारा उसमें बताया हुआ होता है, और सेकंड पार्ट जो होता है जिसमें क्या होता है, कहानियाँ होती हैं, खतूत नवीसी होती है, ये सारा कुछ होता है, वो किस चीज़ में आती है, वो होते हैं इंशा के अंदर, ठीक है। ये सिखा दिया जाता था। हिसाब मीन्स के मैथमेटिक्स के मज़ामीन होते थे, तारीख़ यानी कि हिस्ट्री के मज़ामीन होते थे, इखलाकियात यानी कि हमारी इखलाकियात, दीनियात वगैरह को के बारे में सारा कुछ जो होता था उसको वो वाले मज़ामीन जो है वो पढ़ा दिए जाते थे। फ़िक़्ह यानी कि हमारे मज़हब के कुछ मज़ामीन होते थे, उनको पढ़ाया जाता था। और खुशनवीसी राइटिंग को लेकर कुछ अलग से मज़ामीन हुआ करते थे, उनको स्टडी करवाया जाता था सानवी तालीम के निसाब वाले हिस्से के अंदर, ठीक है। अच्छा, अब सानवी तालीम का दर्जा अगर किसी बच्चे ने हासिल कर लिया, यानी कि इन बुक्स में से कुछ बुक्स पढ़ ली हैं और ज़रूरियात ज़िंदगी के कुछ मज़ामीन स्टडी कर लिए हैं, ठीक है, उसको कुछ ज़बानें आने लग गई हैं, तो उसके बाद एक बच्चा या एक स्टूडेंट इस काबिल हो जाता था कि उसको सरकारी मुलाजमत दी जा सकती, ठीक है। यानी अब तो हमारा ये है ना कि मास्टर्स होना ज़रूरी है, या फिर बीए वगैरह मोस्टली आ रही होती हैं कि बीए होना चाहिए तो फिर आपको जॉब मिलेगी, गवर्नमेंट जॉब। लेकिन उस दौर में अगर आप सानवी तालीम का निसाब कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद एक इंसान इस अहल हो जाता था कि वो सरकारी मुलाजमत जो है वो को हासिल कर सके। फिर आता है आला तालीम का निसाब, यानी कि मास्टर लेवल अगर हमारे उस लिहाज से देखा जाए तो आला तालीम का निसाब क्या होता है, उसमें अरबी ज़बान सिखाने लग जाते थे, ठीक है, और अदब वगैरह, ये अदब कंटिन्यूसली उसके साथ था, ठीक है। तफसीर, कुरान मजीद की तफसीर, हदीस वगैरह, फ़िक़्ह, मंतक, फ़लसफ़ा, इल्मुल कलाम, तसव्वुफ़ और इल्म हैद। अब मैं बताती हूँ ये सारे क्या थे। तफसीर तो होगी कुरान मजीद की तफसीर,
हदीस, हमारी अहदीस वगैरह, फ़िक़्ह वो भी मैं अभी बता चुकी हूँ क्या है। अब मंतक क्या है? मंतक कहते हैं लॉजिक को, यानी कि ऐसे मज़ामीन या ऐसा मज़मून होता था मंतक जिसमें क्या किया जाता था कि कोई भी चीज़ है ना तो उसके बिहाइंड लॉजिक क्या है, उसके पीछे रीज़न क्या है कि जिसकी वजह से ये चीज़ ऐसे हो रही है। मतलब कि अगर ये देखा जाता कि ज़मीन जो है वो गोल है और ज़मीन हरकत कर रही है, ठीक है, तो इस चीज़ के पीछे लॉजिक ढूंढी जाती थी कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि जिसकी वजह से ज़मीन गोल है। या हम एक और मिसाल ले लेते हैं, कोई भी चीज़ फेंके तो ज़मीन की तरफ ही सीधी क्यों आती है, आसमान की तरफ क्यों नहीं जाती। तो ये लॉजिक्स हैं सारी, ये इनके पीछे रीज़न ढूंढने वाले ये मज़ामीन जो होते हैं मंतक के मज़ामीन होते हैं, ठीक है। इनको आला तालीम के निसाब के अंदर शामिल कर दिया गया। फ़लसफ़ा हो गया, इसका इल्मुल कलाम यानी कि बोलने के तरीके, और इसके अलावा और भी ज़बानें शबानें वो सारी इल्मुल कलाम के अंदर शामिल थी। तसव्वुफ़ आ गया, सूफियाना जो मज़ामीन होते हैं वो, इल्म हैत आ गया। इल्म हैत ये होता है कि जगह, हैत कहते हैं किसी फ़िज़िकल किसी शक्ल को ना, तो अगर कोई इंसान किसी चीज़ की शक्ल के बारे में स्टडी करता है कि अगर ये चीज़ ऐसी बनी हुई है तो ये क्यों बनी हुई है, कैसी बनी हुई है, तो इस चीज़ को स्टडी करने वाले जो मज़ामीन थे इनके पीछे जो मतलब आंसर हमें मिलता था वो इल्म हैत थे, ठीक है। और अरबी को ज़रिए तालीम बना दिया जाता था आला तालीम के निसाबी दौर में। अच्छा, अब पहले क्या थी, फ़ारसी थी, लेकिन उसके बाद कंटिन्यूसली हमें अरबी ज़बान भी सिखाई गई और क्या किया गया अदब में, मतलब डिफरेंट लैंग्वेजेस हम, लेकिन मेन जो हमारे पास ज़रिए तालीम आला तालीम के निसाब के ऊपर आके हो गया वो हुआ अरबी ज़रिया तालीम। अरबी ज़बान के ज़रिए से ही लोगों को तालीम दी जाने लगी, ठीक है। इसके अलावा जो बात थी कि आला तालीम का जो निसाब था वो मुख्तलिफ़ दौर में ना, यानी जितने सालों से मुसलमानों ने तालीम हासिल करना शुरू की वहाँ से ना आहिस्ता आहिस्ता तब्दील होता गया, यानी इसके निसाब में ना तरमीम आती गई, चेंजिंग आती गई। जबकि ये जो पहले दो हिस्से हैं इनके निसाब में कोई चेंज नहीं आया, ये वैसे के वैसे ही रहे। लेकिन जो आला था उसमें क्या हुआ, चेंज है। वो 3 दौरों में उसको तकसीम किया गया। पहला दौर था मुसलमानों का इब्तदाई तालीमी निज़ाम, जब यानी मुसलमानों ने तालीम जब देना और पढ़ना स्टार्ट की थी, ठीक है, तो वो वाला उसका आगाज़ जो था उसमें उन्होंने जो जो रूल्स रेगुलेशन से जो जो निसाब शामिल किया वो उसका पहला दौर था। सेकंड दौर जो था वो अहद अकबरी में आए थे, यानी बादशाह अकबर जब आए थे तो उसके बाद जो आला तालीम के निसाब के अंदर चेंजिंग लाई गई वो दूसरा दौर कहा जाता है अहद अकबरी, ठीक है। फिर तीसरा दौर आया था दरसे निज़ामी जिसे कहा जाता है। हमारे एक बादशाह गुजरे हैं औरंगज़ेब, उनके दौर में क्या हुआ था कि एक मुल्ला आए थे निज़ामुद्दीन, उन्होंने आकर अहद अकबरी के जितने भी निसाब तालीम का उन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशंस बताए हुए थे और जो जो निसाब उसमें ऐड किया हुआ था, तो उन्होंने आकर क्या किया, उसको चेंज किया, उसमें कुछ तरमीम की, ठीक है। तो इस वजह से इसको दरसे निज़ामी भी कहा जाता है। इनको मज़ीद हम डिटेल में स्टडी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो होप सो आप लोगों को लेक्चर की समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।